बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा इमरान अहमद का सलाम। जी डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज की हमारी जो डिस्कशन है इसमें हम लोग जो टेस्ट योर सेल्फ है 1.4 आप लोगों की जो बुक है 9th क्लास की केमिस्ट्री पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, उसका जो पेज नंबर है वो आई थिंक पेज नंबर 14 है। इसमें हम लोग आज की हमारी जो डिस्कशन है उसमें हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, टेस्ट योर सेल्फ को 1.4 को। तो इस टेस्ट योर सेल्फ 1.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें वो ये कह रहा है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला यूनिट एंड फार्मूला यूनिट। वो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि जो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला और फार्मूला यूनिट होता है उन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या है और फार्मूला यूनिट क्या है। अगर आप एम्पिरिकल फार्मूला तो वैसे आप लोग जो है ना टॉपिक में भी पढ़ चुके हैं। अब आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि ये इसकी जो रिलेटेड कंसेप्ट होंगे वो क्लियर होंगे, लेकिन फिर भी जो है ना क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप लोगों ने किस तरह लिखना है वो अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास जो होता है वो होता है, एम्पिरिकल फार्मूला को हम लोग इस तरह डिफाइन करते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला इज डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। अब इसमें वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है किसी भी कंपाउंड का, चाहे वो आयनिक भी हो सकता है, कोवलेंट कंपाउंड भी हो सकता है, तो उस कंपाउंड में जो डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो हमारे पास कंपाउंड होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट होता है, तो जो उसके एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और एलिमेंट्स के जो एटम्स के दरमियान जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होती है उसको हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C6H12O6। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब ये इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें ये बता रहा है कि इसमें जो कार्बन के एटम्स हैं हमारे पास वो 6 हैं और जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो हमारे पास 12 हैं और जो ऑक्सीजन के एटम्स हैं वो 6 हैं। अब ये देखें इनके दरमियान जो रेशियो है वो 6:12:6 है। तो अब अगर हमने इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखना है तो हम लोगों ने ये देखना है कि ये इनकी जो रेशियो है ये किस तरह सिंप्लीफाई हो सकती है। आप लोगों ने जो मैथ में भी पढ़ा होगा वो रेशियो परसेंटेज वाले चैप्टर में। तो अब हम लोगों ने ये देखना है कि ये जो रेशियो है ये कौन से नंबर के साथ जो है ना एक जो है ना सिंपल नंबर के साथ जो है ना फिगर के साथ टेबल के साथ इनको डिवाइड करें कि इनकी जो रेशियो है वो सिंपलेस्ट हो जाए। आप देखें 2 के साथ भी वैसे हो सकते हैं, लेकिन जो है कि वो उस तरह जो प्रोसीजर है वो लंबा होता जाएगा। अगर हम इन तीनों को जो है 6 के टेबल पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगी 1 रेशियो, क्योंकि 6 1 टाइम हमारे पास होता है 6 और 6 2 टाइम 12 होता है 1:2:1 हो गया। अब ये देखें इनके दरमियान है ये सिंपलेस्ट रेशियो है। अब देखें ना एम्पिरिकल फार्मूला फिर हम जब इसका लिखेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा इस रेशियो के अकॉर्डिंग C1H2 और O1। अब देखिए क्योंकि जो 1 होता है वो अंडरस्टूड होता है तो इस वजह से ना भी लिखें तो जो है ना कोई मसला परेशानी नहीं, प्रॉब्लम नहीं। तो ये इसका फिर होगा एम्पिरिकल फार्मूला। ये एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास किसका है, ग्लूकोज का। अब देखें एम्पिरिकल फार्मूला हमें बता रहे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। देखें ना फार्मूले में जो कंपाउंड में एटम्स है वो सेम के सेम है। यहाँ पे भी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे, यहाँ पे भी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे जो है एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के जो एक्चुअल नंबर हैं वो बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो है उनके एटम्स के दरमियान जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके क्लियर। इसी तरह हमारे पास एक और कंपाउंड होता है बेंजीन। बेंजीन का फार्मूला हमारे पास होता है C6H6। ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो इसके हमें पता चल रहा है कि इसके जो एटम्स के दरमियान जो रेशियो है वो 6:6 है। तो अब हम इनको अगर 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जो सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगी वो हमारे पास आ गई 1:1। तो फिर हमारे पास जो बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास होगा वो होगा CH होगा। अब देखिए ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला, इस एम्पिरिकल के लिए मैं E लिख रहा हूँ, फार्मूले के लिए F लिख रहा हूँ। तो ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला होता है किसका, बेंजीन का। इसी तरह सोआन आप लोगों ने जो है ना टॉपिक में भी पढ़ा होगा। अब इसी तरह दूसरा हमारे पास जो है वो है फार्मूला यूनिट।
तो फार्मूला यूनिट, तो अब आप लोगों को एक और बात बता दूं कि जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो आयनिक कंपाउंड्स के लिए भी होता है और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होता है, सॉरी कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए भी होता है। मतलब कि एम्पिरिकल फार्मूला तमाम कंपाउंड्स के लिए होता है, लेकिन जो हमारे पास फार्मूला यूनिट होता है वो जस्ट आयनिक कंपाउंड्स के लिए होता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है कि वहाँ इसमें फार्मूला यूनिट में हम लोग जो होते हैं हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनको डिस्कस नहीं कर रहे होते। अब यहाँ पे देखें ना, इसको जब हम डिफाइन करेंगे द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयंस। अब यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे हम बात कर रहे थे ऑफ एटम्स, रेशियो ऑफ एटम्स। अब यहाँ पे जो हमारे पास वर्ड आता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कंपाउंड। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना एटम्स की बात हो रही थी, वहां पे जो है ना आयन की बात हो रही है, क्योंकि हम यहाँ पे जो है आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास इस तरह होगा, द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयंस प्रेजेंट इन आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट। अब देखें यहाँ पे सिंपल जो है ना कंपाउंड की बात हो रही थी कि कंपाउंड आयनिक भी हो सकता है, कोवलेंट कंपाउंड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है ना जस्ट आयनिक की बात हो रही है। तो मतलब कि जो कोवलेंट है वो हमारी जो है ना फार्मूला यूनिट में इंक्लूड नहीं होंगे। तो आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जो कि आयन से मिलकर बने होते हैं, या फिर उनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो आयनिक होता है। तो अब यहाँ पे उनकी हम बात कर रहे होंगे फार्मूला यूनिट में। फॉर एग्जांपल आप देखें कि हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है, जो सोडियम क्लोराइड है वो सोडियम और क्लोराइड आयन से मिलकर बना होता है। जब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो हमारे पास बनता है सोडियम क्लोराइड, जिसे हम लोग खाने का नमक भी बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे देखें, इसमें जो है ना सोडियम और क्लोरीन के जो एटम्स है उनके दरमियान जो रेशियो है वो 1:1 को बता रहा है, सिंपलेस्ट होल रेशियो को बता रहा है फार्मूला यूनिट। इसी तरह अब आप लोग देख लें हमारे पास, इसी तरह अब आगे ये जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है वो है कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट में आप लोग देख रहे हैं कि ये जो है इसमें दो आयन हैं, एक हमारे पास जो है कैल्शियम आयन है और दूसरा कार्बोनेट आयन है। तो ये फार्मूला यूनिट हमें जो है ना कैल्शियम आयन और कार्बोनेट आयन के दरमियान जो है ना रेशियो बता रहा है। अब आप लोगों ने इसको मैं मजीद जो है थोड़ा फर्दर आप लोगों को क्लैरिफाई कर देता हूँ। ये हमारे पास होता है CaA+2 होता है और इसी तरह ये हमारे पास होता है CO3-2। तो जब हम लोगों ने जो है ना फार्मूला यूनिट लिखे थे तो फिर भी आप लोगों को बताया था कि जो है ना अगर उनकी जो वैलेंसी है वो सेम हो तो वो ऑफसेट हो जाती हैं। तो अब यहाँ पे ये इस साइड पे आ जाएगा, ये उस साइड पे आ गया, तो फिर ये हमारे पास ये फार्मूला बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें की जो इनके दरमियान जो आयन के दरमियान जो रेशियो है हमारे पास वो भी 1:1 है। इसी तरह अब एक और एग्जांपल है हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। तो अब ये जो हमें जो है ना रेशियो है, इसमें दो आयन है, एक कैल्शियम आयन है हमारे पास और दूसरा क्लोराइड आयन है। तो ये हमें जो है ना फार्मूला हमें यूनिट हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे जो है ना एक एटम जो है वो हमारे पास कैल्शियम का है और दो एटम हमारे पास जो है ना वो क्लोरीन के हैं। तो इनके दरमियान जो रेशियो होगी वो हमारे पास होगी 1:2। तो अब ये तो दोनों चीजें क्लियर होगी। अब बात आएगी हमारे पास कि इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। अब रिलेशनशिप देखें, क्योंकि यहाँ पे भी जो है ना आयनिक एम्पिरिकल फार्मूले में भी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो की बात हो रही है, वहां पे भी जो है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो है ना एक स्पेसिफिक बात हो रही है, यहाँ पे सिर्फ आयंस की बात हो रही है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो किसकी है? आयंस की, इन आयनिक कंपाउंड। लेकिन यहाँ पे जो है हमारे पास वो है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कंपाउंड्स है। तो इसके अलावा आप एक और बात आप कह सकते हैं कि जो फार्मूला यूनिट होगा उसको हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला बोल सकते हैं, लेकिन हर एक जो एम्पिरिकल फार्मूला है उसमें को हम लोग फार्मूला यूनिट नहीं बोल सकते। एक दफा दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला में हमारे पास जो कंपाउंड होते हैं वो आयनिक भी होते हैं और कोवलेंट कंपाउंड भी होते हैं, और जो आयनिक कंपाउंड का फार्मूला होता है उसको हम लोग फार्मूला यूनिट बोलते हैं। तो फिर हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो फार्मूला यूनिट होगा वो जो है ना एक आगे जो है सब क्लास है एम्पिरिकल फार्मूले की, कि मतलब कि जो जितने भी फार्मूले यूनिट हैं वो सारे के सारे एम्पिरिकल फार्मूला होंगे, लेकिन जो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला होगा, जो भी फार्मूला होगा वो आगे जो है फार्मूला यूनिट नहीं होगा। फिर इसके बाद आगे हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो ये कह रहा है कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने जो है ना एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के दरमियान जो है डिफरेंशिएट करना है। दोनों को हम लोग जो है डिफाइन करेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला
को हम लोग इस तरह डिफाइन करेंगे, द फार्मूला विच शोज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। आप देखें ना यहाँ पे ये जो वर्ड है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। अब वो ये कह रहा है कि वो फार्मूला जो हमें जो है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स बताता है कि किसी भी कंपाउंड में जो एटम्स हैं उनकी जो सिंपलेस्ट होल रेशियो है वो क्या है, वो होता है हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला। इसी तरह आगे हमारे पास ये जो दूसरा है मॉलिक्यूलर फार्मूला, द फार्मूला विच शो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। अब ये देखें यहाँ पे जो है ना जो हमें एक्चुअल नंबर के बारे में बताता है, ये इसको भी अंडरलाइन मैं कर रहा हूँ कि दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि जो एम्पिरिकल फार्मूला वो हमें सिंपलेस्ट होल नंबर जो है रेशियो के बारे में बताता है, और जो हमें जो है ना मॉलिक्यूलर फार्मूला वो हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताता है कि किसी भी कंपाउंड में जो है ना जो एटम प्रेजेंट है उनकी तादाद कितनी है। लेकिन जो हमें एम्पिरिकल फार्मूला है वो जस्ट हमें ये बताता है कि जो एटम की है के दरमियान जो रेशियो है वो सिंपलेस्ट होल रेशियो क्या है। तो आगे जब हम लोग इनकी जो एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को जो है ना फर्दर जो है ना पता चल जाएगा। जिस तरह हमारे पास जो इथेन है उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास होता है वो होता है C2 और H6 जी। जो इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास वो है C2H6 है। इसी तरह ब्यूटेन का हमारे पास होता है C4H10 होता है, और इसी तरह बेंजीन का जो हमारे पास होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है, और जो ग्लूकोज का हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। अब आप लोग देख रहे हैं कि इनके सब के जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हमें ये बता रहा है कि जो हमारा ग्लूकोज कंपाउंड है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला में ये बता रहा है कि उसमें जो है 6 कार्बन के एटम्स हैं, 12 एटम जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन के हैं, 6 एटम जो हमारे पास हैं वो ऑक्सीजन के हैं। सिमिलर हमारे पास जो बेंजीन का फार्मूला है मॉलिक्यूलर फार्मूला में ये बता रहा है कि इसमें जो है 6 एटम जो कार्बन के हैं और 6 ही एटम हाइड्रोजन के हैं। और हमारे पास जो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है हमें वो ये बता रहा है कि इसमें जो 4 एटम्स जो हैं वो कार्बन के हैं और 10 एटम्स हमारे पास हाइड्रोजन के हैं। सेम हमें जो है इथेन का फार्मूला भी यही बता रहा है कि यहाँ पे जो हमारे पास 2 एटम्स हैं वो कार्बन के हैं और 6 एटम जो है वो हाइड्रोजन के हैं। लेकिन जो इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला के अपोजिट हमारे पास होता है एम्पिरिकल फार्मूला, वो जस्ट हमें जो है ना रेशियो बता रहा होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। आप देख सकते हैं हमारे पास जो इथेन का एम्पिरिकल फार्मूला है वो CH3 है। इसी तरह हमारे पास जो उसका ब्यूटेन का वो हमारे पास है C2H5 है, और इसी तरह हमारे पास जो बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला है वो CH है, और जो हमारे पास ग्लूकोज का है वो होता है CH2O। अब देख लें ये हमें जस्ट फार्मूले में देख लें, उस साइड पे भी जो मॉलिक्यूलर फार्मूले लिखे और एम्पिरिकल फार्मूले में जो एटम्स हैं वो सेम है। जहाँ जैसा कि जो बेंजीन में भी आप लोग देख सकते हैं कि जो है ना कार्बन और हाइड्रोजन हैं, इस साइड पे भी जो है ना मॉलिक्यूलर फार्मूले में भी कार्बन और हाइड्रोजन हैं। लेकिन जो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला है वो हमें ये बता रहा है कि सिंपलेस्ट रेशियो क्या है। लेकिन जो हमें है हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हमें एग्जैक्ट नंबर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बता रहा है। क्लियर हो गया। आगे जो इनका दरमियान डिफरेंस है वो ये है कि जो होता है हमारा एम्पिरिकल फार्मूला इट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। तो जो हमारा होता है एम्पिरिकल फार्मूला वो हम लोग जो है किसी भी कंपाउंड की जो कंपोजिशन होती है उसकी परसेंटेज के लिए आते हैं कि जिस तरह आप लोग देखते हैं हम उनके एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है। जिस तरह अब हम बेंजीन का जो है एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें जो है 50% जो है ना वो उसकी है कार्बन की है और 50% ही हाइड्रोजन है। तो इससे हम लोग जो है उनका जो है ना आगे उनको फर्दर सिंप्लीफाई करके कि जो 1:1 है। लेकिन जो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला तो वो हम इस तरह से जो है डिटरमाइन कर इट इज डिटरमाइंड एज मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है उसको हम लोग इस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला। अब यहाँ पे ये जो n है ये हमारा जो है ना कोई नंबर भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, so on। अब देखें जिस तरह ये बेंजीन के केस में जो है ना ये नंबर हमारे पास होता है 6। अगर इसको जो है 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा C6H6, इसका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है। इसी तरह जो हमारे पास ये जो ग्लूकोज है उस केस में भी जो है ना ये 6 है, और जो है ना हमारे पास है ये इथेन के केस में ये नंबर जो है ना ये 2 है। अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा C2H6 जी। ये इसका जो है ना मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 आ जाएगा। तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला पहले हम लोगों ने एम्पिरिकल फार्मूला हम लोगों ने जो है डिटरमाइन करना होता है वो हम डिटरमाइन करते हैं
थ्रू जो है परसेंटेज कंपोजिशन के किसी भी जब हम उनका एनालिसिस करते हैं कि इस कंपाउंड में जो है ना एटम्स की जो है ना कितनी परसेंटेज है, तो उससे आगे जो है फिर हम एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है। और एम्पिरिकल फार्मूला को फिर हम लोग आगे जो है एन के साथ मल्टीप्लाई करके उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला तो है ये जैसे हम लोग कोवलेंट कंपाउंड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो कंपाउंड होते हैं वो आयनिक कंपाउंड भी होते हैं जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है, और कोवलेंट कंपाउंड भी होते हैं जिनमें जो है ना एटम के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो कोवलेंट होती है। तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो हम जस्ट जो है ना कोवलेंट कंपाउंड्स के लिख सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास होता है एम्पिरिकल फार्मूला ये बहुत हम लोग जो है आयनिक कंपाउंड्स के लिए भी लिख सकते हैं और कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए भी लिख सकते हैं। फिर आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज मॉलिक्यूलर और आयनिक कंपाउंड। उसमें जो है ना कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, मिक्स करके दिए गए हैं, उसमें आयनिक कंपाउंड भी और मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी हैं। वो ये कह रहा है कि इसमें से जो आयनिक कंपाउंड हैं उनको सेपरेट करें, अलहदा करें, और जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड हैं उनको अलहदा करें। मॉलिक्यूलर कंपाउंड वो होंगे जिनके दरमियान जो है ना कोवलेंट बॉन्ड होगा, और आयनिक कंपाउंड वो होंगे जिनमें आयनिक बॉन्ड होगा। अब देखें फर्स्ट है हमारे पास H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें जो है बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, जिसको फिर हम लोग लिखेंगे मॉलिक्यूलर कंपाउंड, क्योंकि उसमें जो है आयन नहीं होते, H2O2। फिर आगे हमारे पास CH4 मीथेन। अब ये पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि जब कोवलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स की बात हो रही थी तो वहाँ पे भी एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को समझाई थी मीथेन की, कि इसमें जो है ना 4 कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं और सेंट्रल एटम हमारे पास कार्बन होता है। तो ये भी हमारे पास हो जाएगी CH4 भी एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड है। इसी तरह आगे हमारे पास है C6H12O6, ये हमारे पास जो है ग्लूकोज हमारे पास, ये भी जो है ना एक आयनिक कंपाउंड है C6H12O6। फिर आगे है हमारे पास C12H22O11 सुक्रोज शुगर। तो ये जो है ये भी हमारे पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड है C12H22O11, ये भी हमारे पास एक मॉलिक्यूलर जो है ना कंपाउंड है। मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्योंकि इसका जब हम स्ट्रक्चर जो है ना ड्रा करते हैं या फिर जो है ना स्पेक्ट्रम इसका देखा जाता है स्ट्रक्चर, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड होते हैं वो हमारे पास कोवलेंट जो है ना बॉन्ड होते हैं, इस वजह से इनको हम लोग कोवलेंट कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहते हैं। और इसके बाद जो कंपाउंड दिया गया वो है बेरियम कार्बोनेट। अब देखें बेरियम कार्बोनेट जो है ना वो आयनिक कंपाउंड होता है BaCO3, ये एक आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि जो है ना इस कंपाउंड में हमारे पास 2 आयन है, एक बेरियम आयन है और एक कार्बोनेट आयन है, तो इस वजह से इसको हम लोग आयनिक कंपाउंड कहेंगे। और यह बेरियम और कार्बोनेट आयन के दरमियान यहाँ पे जो है ना आयनिक बॉन्ड है। फिर इसी तरह हमारे पास है नेक्स्ट जो है ना KBr पोटाशियम ब्रोमाइड। पोटाशियम ब्रोमाइड में भी जो है ना क्योंकि पोटाशियम और ब्रोमीन के दरमियान आयनिक जो है बॉन्ड होता है, तो इस वजह से इसको भी हम लोग आयनिक कंपाउंड लिखेंगे। तो सेपरेट आउट उसने करने के लिए कहा था, उसमें से जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मीथेन, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सारे के सारे जो है ना कोवलेंट कंपाउंड्स हैं या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स है। कोवलेंट कंपाउंड्स और मॉलिक्यूलर कंपाउंड एक ही चीज़ है, एक चीज़ के 2 नाम है। फिर आगे हमारे पास ये जो बेरियम कार्बोनेट और पोटाशियम ब्रोमाइड, ये हमारे पास हो गए आयनिक कंपाउंड। फिर आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4, उसमें वो ये कह रहा है व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर मास। एसिटिक एसिड आप लोगों ने जो है ना किचन में ये जो है ना टर्म सुनी होगी, सिरका, हमारे घरों में भी इस्तेमाल होता है। तो ये सिरका होता है उसको हम लोग केमिस्ट्री की ज़ुबान में एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एसिटिक एसिड का जो है ना एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, उसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करें। तो पहले हम लोगों ने उसका फाइंड आउट करना है एम्पिरिकल फार्मूला। तो जैसा कि क्वेश्चन में हमें दिया गया मॉलिक्यूलर जो है ना फार्मूला एसिटिक एसिड का, तो हम लोग लिखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ये आप लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला। एसिटिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला था वो होता है CH3COOH जी, ये इसका जो है ना फार्मूला होता है। वैसे तो ये जो है ना इसका एसिटिक एसिड का फार्मूला जब हम इसको और ओपनली करके लिखेंगे तो ये इस तरह होगा CH3, ये इस तरह होता है
तो अब जो है ना इसको आप लोगों को ना इस तरह लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप लोगों को बताया कि इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह ये बता रहा हूँ कि ग्लूकोज का भी जो स्ट्रक्चर होता है वो भी जब हम लोग उसका ये तो हमें लिखा हुआ है कम्पैक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है कि नैरो करके मर्ज करके लिखा हुआ है। जब हम उसको जो है ना बॉन्ड शो करके लिखते हैं तो फिर वो जो है ना हमें पता चल रहा होता है कि यहाँ पे जो है ना आयनिक बॉन्ड है या फिर कोवलेंट बॉन्ड है। तो इसको हम लोग जो है आगे मजीद मर्ज भी करके लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा C2H4O2 जी। अब ये फार्मूला भी जो है ना ये भी क्यों उसी का एसिटिक एसिड का है, क्योंकि देखें ना इसको हम लोग अगर यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लिखे हैं तो 3 ये और 1 ये, इसको हम लोगों ने इकट्ठा करके लिख दिया है। इसी तरह 2 कार्बन थी उनको भी इकट्ठा करके लिख दिया, ऑक्सीजन थी उनको भी इकट्ठा करके लिख लिया है। तो ये तो हो गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। तो अब जो है ना हम लोगों ने इसका लिखना है मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला का जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोगों ने पहले बीसी लेक्चर में भी जो है पढ़ा है कि एम्पिरिकल फार्मूला जो हमारे पास जो होता है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स होती है प्रेजेंट इन कंपाउंड। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ये तो हमें एक्चुअल नंबर दिए गए हैं, अब हमने इनकी जो है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास जो रेशियो है ये है 2:4:2। अब अगर हम लोग जो है इनको सिंपलीफाई करने के लिए जो है ना अगर 2 के टेबल के साथ डिवाइड करें सारी को, इसको भी 2 के साथ डिवाइड करें, इसको भी 2 के साथ, इसको भी 2 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगी 1:2:1। तो फिर इस रेशियो के लिहाज से अब हम जो लोग जो है ना इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि आगे जो है ना फर्दर सिंपलीफाई नहीं होगी, तो फिर हम लोग लिख सकते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। तो इसी लिहाज से आप लिखेंगे क्योंकि कार्बन की जो रेशियो है यहाँ पे 1 दी गई है, हाइड्रोजन की जो है वो 2 है और ऑक्सीजन की जो रेशियो है वो 1 है। क्योंकि 1 अंडरस्टूड होता है तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है। तो फिर इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास होगा वो होगा जो है CH2O। अब देखें अगर आप लोगों को जो है ना क्वेश्चन आज एग्जाम में कि जो है ना एम्पिरिकल फार्मूला लिखें एसिटिक एसिड का, तो आप लोगों ने जस्ट जो है ना लिख के कि ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है और ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है। ये सारी चीजें आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं, ये तो जस्ट आप लोगों को जो है ना समझाने के लिए बताई गई है, ठीक है। फिर इसी तरह आगे जो है इसी क्वेश्चन में वो ये भी पूछा गया कि फाइंड आउट इट्स मॉलिक्यूलर मास। अब देखें उसका मॉलिक्यूलर मास भी फाइंड आउट करना है। तो ये अब आप लोगों को अगर जो है ना लिखना है तो आप लोग पॉज करके इसको लिख सकते हैं। मैं साइड पे हूँ तो क्योंकि मैं रेज करने लगा हूँ जी। तो अब हमें कहा गया है कि इसका मॉलिक्यूलर मास भी फाइंड आउट करना है। तो मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ अब जैसा कि आप लोगों को देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है 2 कार्बन के एटम प्रेजेंट है, इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे 2 कार्बन प्लस जो है ना 4 हाइड्रोजन हैं और हमारे पास कितनी है ऑक्सीजन, कितनी है 2 ऑक्सीजन हैं। क्योंकि जो हमारे पास हम लोगों ने पढ़ा था कि फार्मूला हमारे पास फार्मूला मास होता है या मॉलिक्यूलर मास होता है, वो किसी भी कंपाउंड में जितने एटम प्रेजेंट होते हैं हम लोगों ने उनके जो एटॉमिक मैसेज होते हैं उनको ऐड अप करना होता है। तो अब यहाँ पे जो है ना हम लोग जो है एसिटिक एसिड में हमारे पास 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। तो अब हम लोग इनके जो आप कह सकते हैं इंडिविजुअल्स के जो एटॉमिक मैसेज है उनको हम लोग ऐड करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो कार्बन का एटॉमिक मास होता है वो होता है 12 और जो हाइड्रोजन का होता है वो होता है 1। तो 4 हाइड्रोजन है तो उसको जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 1 के साथ। इसी तरह आगे जो है ऑक्सीजन का क्योंकि 2 एटम्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं तो जो है ना उसका हम लोग 2 टाइम्स ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 × 16। तो अब यहाँ पे जो है ना ये 2 टाइम्स हमारे पास आ गया 24, 4 1 टाइम हमारे पास 4 आ गया और जो है ना 16 2 टाइम हमारे पास आ गया 32। तो 32 + 4 36 + 24 ये हमारे पास आ गया 16 AMU।
ये जो AMU है ये उसका मॉलिक्यूलर मास का जो है ना यूनिट होता है, एटॉमिक मास यूनिट। ये आप लोगों ने साथ लाजमी लिखना है। अभी अगर आप लोगों को यहाँ पे नजर नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो हमारे पास है 16 AMU। ये यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आप लोगों को नजर नहीं आ रहा। फिर नंबर 5 है। 5 यहाँ पे जो है ना ये कह रहा है कि कैलकुलेट द फार्मूला मैसेज ऑफ फॉलोइंग। तो इसमें हम लोगों ने जो है ना कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करने हैं फार्मूला मैसेज। कैलकुलेट फार्मूला मैसेज। तो यहाँ पे जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला दिया गया वो है सोडियम सल्फेट का। जी पहला जो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है वो है सोडियम सल्फेट का, Na2SO4। फिर आगे जो है जिंक सल्फेट का भी फाइंड आउट करना है और इसी तरह जो है ना कॉपर कार्बोनेट का भी फाइंड आउट करना है। कि जो कंपाउंड्स हमें दिए गए हैं वो आयनिक कंपाउंड्स दिए गए हैं, तो उनका जो होता है हमारे पास, जब हम जो फार्मूला होता है उसको हम लोग फार्मूला यूनिट बोलते हैं और उसका जो मैथ होता है उसको हम लोग फार्मूला मैथ बोलते हैं। तो अब यहाँ पे जो है ना इनके भी एटॉमिक मैसेज जो होंगे उनको हम लोगों ने ऐड करना है। तो इस क्वेश्चन में जो है ना हमारे पास एलिमेंट्स यूज हुए हैं वो उनके जो एटॉमिक मैसेज है वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। हमारे पास एक यूज होना है, सोडियम ने यूज होना है। तो सोडियम का हमारे पास जो एटॉमिक मैस होता है वो होता है 23 एटॉमिक मैस यूनिट। इसी तरह हमारे पास यूज हुआ है सल्फर। सल्फर का एटॉमिक मैस होता है हमारे पास 32 एटॉमिक मैस यूनिट होता है। फिर इसी तरह आगे ऑक्सीजन भी यूज हो रहा है। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मैस हमारे पास होता है वो होता है 16 एटॉमिक मैस यूनिट। फिर इसी तरह आगे एक हाँ जी कॉपर भी यूज होना है। कॉपर का जो एटॉमिक मैस हमारे पास होता है वो होता है 63.5 एटॉमिक मैस यूनिट। फिर इसी तरह जिंक। जिंक का हमारे पास जो एटॉमिक मैस होता है वो होता है 65 एटॉमिक मैस यूनिट। क्योंकि ये जो चीजें हैं ये तो अगर जो है ना आप लोगों से एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैलकुलेट इट्स फार्मूला मैस और मॉलिक्यूलर मैस। फार्मूला मैस उस कंपाउंड का होगा जो कि आयनिक कंपाउंड होगा और मॉलिक्यूलर मैस उस कंपाउंड का होगा जो कि कोवलेंट कंपाउंड होगा। ओके क्लियर। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें जो है ना वो कह रहा है कि कैलकुलेट फार्मूला मैसेज। तो फिर आगे जो है ना जाहिर सी बात है कि हम लोगों ने फार्मूला मैथ का कहा गया तो हमें जो कंपाउंड दिए होंगे वो आयनिक कंपाउंड होंगे। ओके तो अब जो है ना हमें जो है ना इनके जो है ना फार्मूला मैसेज जो है ना फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड हैं जिन आयन से मिलकर बने हुए हैं या एटम से मिलकर बने हुए हैं तो उनके हमें जो है ना एटॉमिक मैसेज पता होने चाहिए। तो अब आप लोगों को जो है ना क्वेश्चन जो अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो जो डिफिकल्ट होगा जो आप लोग रिमेंबर नहीं कर सकते उसका तो जो है ना एटॉमिक मैस दिया जाएगा। जिस तरह हमारे पास अब जिंक है, कॉपर है, जो हैवियर एलिमेंट्स होंगे उनके एटॉमिक मैसेज दिए होंगे, बाकियों के आप लोगों ने जो है ना वो याद रखने हैं। तो इसी के अलावा यहाँ पे एक और जो यूज हो रहा है हमारे पास वो है कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिक मैसेज होता है वो 12 AMU होता है। ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोग इनको जो है ना रट्टा लगा कर याद करने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को याद नहीं होंगे। तो अब हम इसके लिए फार्मूला मैथ लिखेंगे। फार्मूला मैथ ऑफ, इसको सॉल्व करने को फार्मूला मैथ ऑफ Na2SO4। अब देखें क्योंकि यहाँ पे जो है ना दो हमारे पास हैं सोडियम के एटम प्रेजेंट है तो हम लोग इस तरह लिखेंगे 2Na प्लस सल्फर प्लस 4 ऑक्सीजन के जी। तो अब हम जो है ना जहाँ पे एटम्स लिखे हुए हैं उनके जो है ना लिखते जाएंगे, एटॉमिक मैसेज लिखते जाएंगे। 2 एटम्स हमारे पास सोडियम का है, सोडियम का एटॉमिक मैसेज हमारे पास है 23। इसी तरह अब आगे जो सल्फर का एक ही एटम यूज हो रहा है जिसका हम लोग लिख लेंगे 32। फिर इसी तरह ऑक्सीजन के 4 एटम यूज हुए हैं तो जो है ना उसका 4 टाइम जो है ना हम लोग उसको ऐड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो एक ऑक्सीजन का हमारे पास जो एटॉमिक मैस है वो होता है 16। अब देखिए हमारे पास 2 जो है ना 23 टाइम हमारे पास हो गया 46, ये हमारे पास 32 हो गया और ये हमारे पास आ गया 32 48, ये हमारे पास आ गया 64 जी, 64 आ गया। तो अब हम लोग जो है ना जब इन सबको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, इधर ऐड कर लेते हैं 64 32 46। तो ये 4 प्लस 2 6 प्लस 6 हमारे पास हो गया 12 का आगे जो है ना एक रिमेनिंग बच जाएगा उसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो गया ये यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड आ गया 6 प्लस 1 7 7 प्लस 3 10 10 प्लस 4 तो ये हमारे पास 14। तो ये हमारे पास आ जाएगा 142।
तो इसका जो हमारे पास एटॉमिक मास जो आ गया वो है 142 AMU। ये जो AMU है ये आप लोगों ने लाजमी साथ लिखना है, क्योंकि ये इसका हमारे पास होता है यूनिट है। जिस तरह आप लोग जो है ना फोर्स के लिए फिजिक्स में जो यूनिट यूज़ करते हैं वो न्यूटन होता है, इसी तरह जो फार्मूला मैथ, मॉलिक्यूलर मैथ या एटॉमिक मैथ्स का जो यूनिट होता है हमारे पास वो होता है AMU। इसी तरह फिर आगे हमारे पास जो सेकंड का जिसका हमें जो है ना कैलकुलेट करने के लिए कहा गया वो है हमारे पास जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो जिंक सल्फेट का हमारे पास फार्मूला मैथ होगा, फार्मूला मैथ ऑफ जिंक सल्फेट तो ये हमारे पास होगा जी, क्योंकि इसमें जो है ना इस आयनिक कंपाउंड में एक ही जिंक का आइटम प्रेजेंट है प्लस एक सल्फर का है और हमारे पास ऑक्सीजन के कितने हैं वो 4 है। तो 4 टाइम ऑक्सीजन को ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास जिंक का हमें दिया गया 65 है, सल्फर का 32 है और ऑक्सीजन का हमारे पास है जी 4 टाइम 16 4 टाइम हमारे पास होता है 64। जिसको मैं जो है डायरेक्टली ऐड कर रहा हूँ। तो अब हम लोग जो है ना जब इनको ऐड अप करेंगे तो ये हमारे पास इधर इनको ऐड कर लेते हैं 65 प्लस 64 प्लस 32। तो ये 5 और 5 प्लस 4 9 9 प्लस जो है ना 2 1 11 हो गया। 11 में से एक जो है ना यहाँ पे लिख लिया, एक को आगे जो है कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। 6 प्लस 1 7 7 प्लस 6 13 13 प्लस जो है ना हमारे पास 3 होगा तो ये हमारे पास होगा 16। तो ये हो गया 161। तो इसका जो एटॉमिक मास होगा वो हमारे पास आ जाएगा 161 एटॉमिक मास यूनिट। 161 एटॉमिक मास यूनिट। इसका थर्ड पार्ट उसमें ये कह रहा है कॉपर कार्बोनेट। तो CuCO3। तो इसका हमारे पास होगा फार्मूला मास ऑफ CuCO3। अब देखें यहाँ पे जो है ना इसी कंपाउंड में हमारे पास एक एटम जो है वो कॉपर का है, एक ही कार्बन का है और ऑक्सीजन के 3 है। तो फिर इसको हम लोग इस तरह लिख लेंगे या फिर आप लोग जो है ना इनको, क्योंकि हम लोगों ने इनके सब के जो है ना जो एटॉमिक मैसेज है उनको ऐड करना होता है। तो ऑक्सीजन क्योंकि 3 टाइम है तो फिर उसको जो है ना 3 टाइम जो है ना अलग-अलग लिखने की बजाय उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो वो भी जो है ना एक ही बात है। तो कॉपर का हमारे पास जो है वो है 63.5 है, कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन का हमारे पास 16 है। तो 3 हमारे पास ये सेम एज इट इज आ जाएगा 63.5 प्लस 12। तो ये हमारे पास हो जाएगा 16 3 टाइम 48। अब 48 प्लस 12 हमारे पास हो गया 60 प्लस हमारे पास हो जाएगा ये 63.5 प्लस 60। तो ये हमारे पास आ जाएगा 123.5 एटॉमिक मास यूनिट। तो अगर आप लोगों को जो है कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।